होते तो अच्छा होता, सुनते बात, पर हो सकता है सुन रहे होंगे बाहर। हाँ, आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए बहाने कर करके सुबह से कोई ना कोई बहाना करके उनको लग ही रहा था कि कोई ना कोई ऐसा बहाना बीच बीच में करते रहो कि अध्यक्ष को कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े। और आज वो स्ट्रेटेजी बना के आए थे कि बैठना नहीं है सदन में, बाहर ही जाना है। वरना अच्छा होता कि यहाँ के सवाल जवाब को थोड़ा सा सुनते। मैं थोड़ी सी बात अपने से शुरू करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। आज माननीय कैलाश गहलोत जी के प्रस्ताव के संदर्भ में 19 अगस्त को सुबह सुबह जन्माष्टमी का दिन था। मैं भी परिवार के साथ में फ्रेश होकर नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार था कि अब मंदिर जाना है। इसी बीच में किसी ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे न्यूयॉर्क टाइम्स का ये अखबार की कटिंग भेजी कि जी बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, दिल्ली का एजुकेशन मॉडल दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में छाया हुआ है। तो जन्माष्टमी की सुबह अच्छी बीत रही थी, भगवान कृष्ण का जन्म, उस पर सुबह सुबह पूजा पाठ और फिर मंदिर जाने की बात मन में चल रही थी। इसी बीच में ये खबर भी देखने को अच्छी मिली। मुझे लगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और खबर मैंने देखी थी, तब से दिल मेरा बड़ा दुखी था कि एक तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, जब बहुत पहले छपी थी कोविड के दौरान, जिसमें भारत की बड़ी गंदी तस्वीर पेश की गई थी कि जी देखो भारत कोविड से ऐसे हैंडल कर रहा है। मां गंगा के किनारे किस तरह से लाशें जल रही हैं, बिना किसी परिवार के, बिना किसी जानकारी के लाशें दबा दी गई हैं। इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई थी कोविड को, उसकी बड़ी गंदी छवि छपी थी। उसके बाद फिर जब ये खबर छपी तो मुझे लगा एक भारतीय होने के नाते, बात मेरा फोटो छपने की नहीं थी, बात एजुकेशन की नहीं थी, बात ये थी कि भारत की अच्छी खबर छपती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। मुझे भी एक भारतीय होने के नाते सुबह सुबह गर्व हुआ। लेकिन मैं इस बात पे गर्व महसूस कर ही रहा था, खुशी महसूस कर ही रहा था कि 5 मिनट बाद ही, ये वाली खबर मिलने के 5 मिनट बाद ही मेरे पास में नीचे से एक आदमी आया, बोले जी सीबीआई वाले आए आपके घर पे रेड करने के लिए। तो मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, पर वो आ गए। तब तक ऑफिसर सीबीआई के अच्छे आदमी थे, अच्छे लोग थे, पर गलत लोगों के भेजे हुए थे। तो आके उन्होंने मुझे सर्च वारंट वगैरह दिखाए, बताया जी आपके खिलाफ एफआईआर है। मैंने कहा यार मैंने तो स्कूल ही बनवाए, अभी तो तारीफ ही पढ़ रहा था कि अच्छे स्कूल हो रखे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने पे एफआईआर मैंने पहली बार सुनी। गलती तो वैसी यही थी कि इतना अच्छा काम कर दिया कि देश और दुनिया में तारीफ होने लगी दिल्ली की, दिल्ली के काम की, केजरीवाल जी के काम की। लेकिन फिर भी वो एफआईआर भी पढ़ी मैंने, पूरी तरह से फर्जी एफआईआर। सोर्सेज ये कह रहे हैं शायद दुनिया की किसी इन्वेस्टिंग एजेंसी द्वारा, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिंग एजेंसी समय समय पे दबाव में काम करती रही हैं, पर इतना दबाव बनाना किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि जी कुछ है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बस धूल में लठ मारना है। हमारे यहाँ कहावत है धूल में लठ मारो तो थोड़ी धूल उड़ी जाती है। तो धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स, धूल में लठ चलाना है तो लिख दो सोर्स। मतलब उसमें 4-5 एलिगेशन, सब पे सोर्स 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 सोर्स, सब जगह हमारे सूत्र कह रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से तो पहली एफआईआर देख रहा था मैं भी पत्रकारिता में रहा हूं, सोशल सर्किल में हूं, सरकार में हूं, थोड़ा बहुत कानूनी जानकारियां पढ़ता रहा हूं। पहली बार देखा कि मैंने कोई सूत्रों के हवाले से एफआईआर दर्ज की गई हो किसी मंत्री के, किसी आदमी के खिलाफ। क्राइम होता है तो क्राइम बताया जाता है, भाई आपके ऊपर ये आरोप है, आपने ये मर्डर किया, आपके ऊपर आरोप है आपने ये यहां से ये बोतल चुराई, आपने ये पेन चुराया, कुछ भी आरोप हो सकता है, पर आरोप है। सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने पेन चुराया, सूत्रों के हवाले से आरोप है कि आपने एक बोतल चुराई। इस तरह के आरोपों की एक एफआईआर। बहरहाल अतिथि देवो भव, मैंने उनका धन्यवाद करते हुए, बिन बुलाए मेहमानों का स्वागत करते हुए मैंने कहा भाई कर लो सर्च, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं तो डरता नहीं। तो उन्होंने घर का कोना कोना छाना,
चारों तरफ वो देखे उन्होंने, बेडरूम से लेके तकिया, गद्दे, चादर, बेड, मेरे बच्चों के कपड़े, परिवार के कपड़े, मेरे कपड़े, सब जगह घूमे वो, सब जगह छान छान के देखा कि क्या है। कहीं कुछ नहीं मिला। पूरा घर छान मारा, दीवारें सब देख के, अलमीरा के पीछे आगे सब देख के, कहीं लकड़ी के पीछे तो कुछ नहीं कर रखा है, उनका काम है। सब देखा, कुछ नहीं मिला। 14 घंटे तक इन्होंने रेड कराई मेरे घर में, लेकिन इनको 1 पैसे की बेईमानी का कोई सबूत नहीं मिला। ये आज मैं कह रहा हूं, 1 पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं मिला। ढूंढते रहे, फोन पे इंस्ट्रक्शन लेते रहे, ढूंढते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर अंत पंत में कुछ सरकारी फाइलों के कागज रखे थे, सरकारी फाइलों के, वो सरकारी फाइलों से भी मेरे दफ्तर में भी रेड की। उसी समय जन्माष्टमी के दिन सचिवालय बंद था, वहां भी रेड की। वहां से भी वो फाइलें उठा के ले गए। एक आध फाइल मेरे घर पे रखी थी, उसको ले गए। फिर बोले जी आपका कंप्यूटर भी ले जाएंगे, फिर बोला आपका फोन भी ले जाएंगे, फिर बोले जी आपका फोन ब्लॉक भी करेंगे, आप यूज मत करना इसको। तो एनीवे अभी मैं तो, मेरा फोन भी नहीं है मेरे पास में, वो फोन नंबर भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, तो वो ले गए। तो मैं ये आज इस सदन के समक्ष मैं अपनी ये रेड वाली कहानी बताने नहीं आया, उससे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड कर लो, एक बार नहीं 100 बार कर लो, पहले भी की थी, कुछ नहीं निकला, और आज भी कह रहा हूं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ, 1000 और रेड कर लोगे, कुछ नहीं निकलेगा मेरे खिलाफ। ईमानदारी से काम करता आया हूं, 1 पैसे की बेईमानी नहीं की। ये जरूर है कि सुबह उठ के स्कूलों में चला जाता था, स्कूल बनवाए हैं, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ बैठ के दिल्ली में पढ़ाई का माहौल बनाया है। अरविंद केजरीवाल जी से मार्गदर्शन ले लेके कि एजुकेशन कैसे आगे बढ़ाई जाए, दिल्ली की एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम जरूर किया है। वो अगर गुनाह है तो उसकी सजा जो भी होगी मैं भुगतने को तैयार हूं। 1 पैसे की बेईमानी मैंने नहीं की है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और फर्जी एफआईआर है, टोटल धूल में लठ चला रहे हैं बिल्कुल। 2000, अब ये जो दुनिया, असली वजह तो ये है कि ये जो दुनिया भर में तारीफ हो रही है ना, ये इन लोगों से सहन नहीं हो रही। बहुत छोटी सोच है इनकी, बहुत घटिया सोच है। अभी तक यही होता है 75 साल में कि कहीं कोई आदमी, कोई मंत्री, कोई अफसर काम करना शुरू करे और उसके खिलाफ सीबीआई लेके खड़े हो जाओ, डंडे लेके खड़े हो जाओ, उसके खिलाफ ऐसी टुच्ची पॉलिटिक्स करने लगो, घटिया सोच दिखाने लगो। ये लोग कर रहे हैं। अब आज अगर तारीफ हो रही है तो ये भी अच्छा काम कर लेते, इनकी इतनी सारी सरकारें। और मैं पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर कहता हूं कि एक सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को मारने में जितनी ऊर्जा और जितनी मेहनत तुम लगाते हो, उससे कम मेहनत में स्कूल बन जाते हैं। एक सीरियल किलर की तरह जितनी मेहनत तुम चुनी हुई सरकारों का मर्डर करने में लगाते हो, जनता सरकार चुनती है, बड़ी उम्मीद से देखती है, भाई अब हमने बहुमत देके सरकार चुन दी, अब हमारा काम करेगी। तब तक पता चलता है सीरियल किलर आ गया। वो फिल्मों में नहीं होता है, सीरियल किलर एक के बाद एक के बाद, तो वैसे करते हैं। जितनी मेहनत इसमें लगाते हो, उससे कम मेहनत में अस्पताल बन जाते हैं, उससे कम मेहनत में लोगों का इलाज हो जाता है, उससे कम मेहनत में बच्चे पढ़ जाते हैं। पर उधर तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान यह है कि सरकारें कैसे गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें कैसे गिराई जाएं। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी की दुनिया में तारीफ हो रही है, उनकी सरकार की काम की दुनिया में तारीफ हो रही है, तो फर्जी नहीं हो रही तुम्हारी एफआईआर की तरह। एफआईआर फर्जी है, तारीफ सच्ची है। जो अरविंद केजरीवाल जी के काम की तारीफ हो रही है सारी दुनिया में, वो सच्ची हो रही है। एफआईआर फर्जी करते हो। 2015 में सारे साथी जानते हैं, वो भी जानते हैं जो उठ के चले गए अब यहां से, जिनको आपने पूरे सुबह से लगे हुए थे कि उठ किसी तरह से आप भगाएं उनको। 2015 से दिल्ली जानती है, आज मेरी बात अगर सुन रहे होंगे बाहर लोग, जानते हैं दिल्ली के लोग, दिल्ली में स्कूल नहीं हुआ करते थे, टेंट वाले स्कूल हुआ करते थे, खड्डे वाले स्कूल हुआ करते थे, टीन टप्पर वाले स्कूल हुआ करते थे, स्कूलों के नाम नहीं थे, स्कूल बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि आप सब भाइयों की कृपा से, बहनों की कृपा से आज दिल्ली में 700 नई स्कूल बिल्डिंग्स बनाई हैं। ये कहते हैं ना क्या बनवाया क्या बनवाया, 700 नई स्कूल बिल्डिंग्स आज केवल 2015 से लेकर आज तक खड़ी हुई हैं। और ये बिल्डिंग्स नहीं खड़ी, चार दीवारी नहीं खड़ी, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों का भविष्य बन रहा है। आज टेंट वाले स्कूल को वो लोग कहते हैं वो स्कूल जहां से एक झुग्गी वाले का बच्चा आईआईटी में चला गया, वो वाला स्कूल, स्विमिंग पूल वाला स्कूल,
लैब वाला स्कूल, रोबोट वाला स्कूल, ऐसे स्कूल के नाम से जानते हैं। पहले ये इन्होंने बना रखे थे टेंट वाले, खड्डे वाले, 3 टप्पर वाले स्कूल, झुग्गी वाले स्कूल है, चिड़ियाघर, यही सब नाम थे स्कूलों के। आज आईआईटी वाला, आज स्कूल जानते हैं, निकालते हैं कि जी वो 32 लड़कियां जहां से सीधे एम्स में गई हैं, उसमें मेडिकल में गई हैं, वो वाला स्कूल। इस तरह से नाम से जानते हैं। स्कूलों के नाम बदले हैं, उनकी तासीर बदली है, वहां पढ़ाई हो रही है। जैसा मैंने कहा 700 नए स्कूल बनवाए, 19,000 नए टीचर्स भर्ती किए हैं इस दौरान। 19,000 टीचर्स नहीं थे, और रिजल्ट भी बढ़े, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, बच्चों ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, पूरे देश में नाम हो रहा है बच्चों का। लेकिन इसके जवाब में मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी एफआईआर लिखवा रहे हैं मेरे खिलाफ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मेरे घर पे सीबीआई की रेड करवा रहे हैं। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर आज अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते और मैं मनीष सिसोदिया किसी और पार्टी की तरफ से किसी जगह शिक्षा मंत्री होकर अच्छा काम कर रहा होता, तो आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी छोटी सोच नहीं रखते कि दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको घर में फर्जी एफआईआर करा के सीबीआई की रेड डलवा दो। अरविंद केजरीवाल जी गले लगाते, प्रोत्साहन देते, सराहना करते, अच्छा काम हो रहा है, और पिछले 7 साल में किया है। मोदी जी ने भी कोई ढंग का काम किया है, अरविंद केजरीवाल जी साथ जाके खड़े हुए हैं, और मोदी जी ने साथ जी नहीं खड़े किया तो अकेले दम पे उसको शुरू कर दिया है। वो चाहे योगा हो, साफ सफाई का मसला हो, कुछ ही चीज का मसला हो। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको कुछ अच्छा काम करते हुए कोई दिखता है तो प्रोत्साहन देते हैं, अच्छा करते हैं, बोले हम भी कर लेते हैं, अच्छा है, मिलके कर लेते हैं, मिलके भी नहीं करते होंगे तो चलो साथ में कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हो, कुल मिला के काम तो देश का ही हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होते देश के और मैं किसी दूसरी पार्टी का शिक्षा मंत्री किसी राज्य में होता, तो यकीनन अरविंद केजरीवाल जी बुला के गले लगाते, प्यार से बिठाते, पूछते कैसे कर रहे हो, बोलते कि हमें भी और राज्यों में भी करना है, हमारी कई राज्यों में सरकार है, केंद्र में भी करना है, ये करते अरविंद केजरीवाल जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी फर्जी एफआईआर लिखवा रहे हैं, फर्जी पे एफआईआर लिखे जा रहे हैं। कहीं भी कोई अच्छा काम करे उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है। इतना असुरक्षित व्यक्ति मैंने पहली बार देखा है कि सामने वाला कोई अच्छा काम करे तुरंत आदमी इनसिक्योर होने लगता, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी जगह ले लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मेरी जगह पूछने लगेंगे इसको, अरे अच्छा काम करो, उससे ज्यादा करो, उससे भी समझ के करो, उससे सोच समझ के करो। ये जो हरकत है ना कि कोई अच्छा काम करे उसको रोक दो, सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो, उसकी सरकार गिरा दो, ये देश के प्रधानमंत्री की बहुत घटिया सोच को प्रदर्शित करती है। यह बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी छोटी है, और ऐसी घटिया सोच की वजह से ही आज एक देश के रूप में आजादी के 75 साल बाद भी हम हेल्थ में और एजुकेशन में पिछड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए हैं। यह शर्म की बात है। अगर हमारे नेताओं की यह घटिया सोच नहीं होती, हमारे नेता इस घटिया सोच से ऊपर उठ गए होते कि भाई पार्टी कोई भी हो, अच्छा काम जो नेता कर रहा है उसको बढ़ाओ और उससे सीख के हमारी पार्टी वाले भी वो करें, वो नहीं करेंगे। मैं देख रहा था कि मैं तो एजुकेशन पे काम करता रहा हूं, आज एजुकेशन में देश में, मतलब हमारे देश का हम देखें तो आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश की एजुकेशन की हालत यह है, हम जो भी बड़े बड़े दावे कर लें, पूरे देश में एक बच्चे को औसतन 6 साल की एजुकेशन मिलती है। औसतन अगर सारी एजुकेशन जितनी बच्चों को मिल रही है, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल और किसी को नहीं मिल रही, इन सबका अगर औसत आप निकालोगे तो आज भारत के बच्चे को मिलने वाली औसत एजुकेशन 6 साल की औसत एजुकेशन है। बांग्लादेश को देखोगे वहां भी 6 साल की औसत एजुकेशन है एक बच्चे की। हम पाकिस्तान से थोड़ा सा आगे हैं, वहां 5 साल है। इस बात पे हम खुश हो सकते हैं अगर कोई खुश होना चाहे, लेकिन
अगर आप दुनिया के देशों को देखोगे, यूएस में 13 साल है। यूएस की सरकारें, वहां के नेताओं ने व्यवस्था कर ली कि वहां वो अपने बच्चों को इतनी शानदार एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं कि हर बच्चे को औसतन 13 साल एजुकेशन मिलती है। ब्रिटेन में भी यही है, जापान में भी यही है, 13-13 साल उन्होंने मेंटेन की हुई है। हम 6 साल पे खड़े हैं। जर्मनी में 14 साल कर रखी है। यहां तक कि साउथ अफ्रीका, जिसको अंग्रेजों ने वैसे ही लूटा जैसे हमारे देश को लूटा, वहां भी 10 साल है औसत एजुकेशन। हम अपने बच्चों को एवरेज 6 साल एजुकेशन दे रहे हैं। दुनिया के विकसित देश जिनकी ओर हम यूं देखते हैं और जो हमारे साथ बर्बाद हुए थे, हमसे ज्यादा बर्बाद हुए थे विश्व युद्ध में, जर्मनी और जापान जैसे देश आज अपने बच्चों को 13-13, 14-14 साल की एजुकेशन दे रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो हो सकता है उनके यहां इतनी घटिया सोच के नेता नहीं हुए होंगे जैसे हमारे यहां बैठते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करता हो अपने ही देश में, अपने ही बच्चों को कोई अच्छा एजुकेशन दे रहा हो तो उसको सीबीआई में भेज दो। तो ये इन लोगों ने 75 साल में बुरा हाल किया है। आज हम उसको दिल्ली में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में टेंट वाले स्कूलों को, खड्डे वाले स्कूलों को, टीन टप्पर वाले स्कूलों को, चिड़ियाघर को उन्होंने बताया नाम जिनके पढ़े हुए थे, उनको हमने अच्छे स्कूलों में बदला है। वहां अच्छी पढ़ाई हो रही है। वहां एक रिक्शे वाला का बच्चा जो उसको अपनी एजुकेशन नहीं मिली, कहीं बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कहीं देश के किसी कोने से आया और दिल्ली में आया, आज उस रिक्शे वाले के बच्चे को भी इतनी शानदार एजुकेशन मिल रही है और इतनी बढ़िया वहां पे सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि वो भी बिना महंगी महंगी ट्यूशन लिए आज आईआईटी में जा रहा है। मैं द्वारका में गया, द्वारका में मुझे एक व्यक्ति मिला, बोला, रोने लगा, बोला मैं प्रेस करता हूं द्वारका की सोसाइटी में, कहीं किसकी विधानसभा, गुलाब सिंह जी की होगी या विनय भाई बैठे थे, विनय जी की होगी, हाँ, वहां पे वो बता रहे कि मैं प्रेस करता हूं अपार्टमेंट में एक सीढ़ियों के नीचे ठिया लगा के। उसका बच्चा आज सरकारी स्कूल से पढ़ के मुंबई में आईआईटी में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ये हमने किया। आज मेरी विधानसभा में खिचड़ीपुर की झुग्गी में रहने वाली एक महिला मेड इस बात को लेके खुश है कि उसकी बच्ची पढ़ाई करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4-5 साल में अच्छी पढ़ाई मिल गई, नीट का एग्जाम करके आज एमबीबीएस कर रही है, डॉक्टर बनी है। इस बात से खुश है, जनता खुश है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जनता अपना भविष्य बनता हुआ देख रही है, इनको अपना भविष्य उजड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को अनपढ़ रखेंगे तो इनका भविष्य बनता है, बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे तो बच्चों का, उनके परिवारों का भविष्य बनता है। तो ये इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है अध्यक्ष महोदय कि जब इन्होंने रेड भी एक ऐसी एफआईआर पे, जैसा मैंने कहा कि सोर्स से की हुई है, और मैं पूरा अभी एक्साइज चिल्ला रहे थे, ये शायद देश का पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें, और बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहुत चला रहे हैं, सुन रहे होंगे कहीं, ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है जिसमें जनता फायदे में है। दिल्ली में अगर कोई बोतल 750 रुपए की मिलती थी पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, तो नई एक्साइज पॉलिसी में वो भी 750 की मिल रही है। अगर 450 की मिलती थी तो 450 की मिल रही है, 1000 रुपए की मिलती थी तो 1000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। फिर जिस चीज की फीस सरकार पहले पुराने रिजीम में 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस, होलसेल की फीस हमने 5 करोड़ रुपए कर दी। तो सरकार लाइसेंसी से जिस चीज की फीस 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस हमने 5 करोड़ कर दी। दुकानों से, रिटेल की दुकानों से, जहां पहले सारा मिला के एक दुकान से 6 करोड़ रुपए मिलता था, उसको हमने 10 करोड़ कर दिया कि भाई सरकार अब 10 करोड़ लेगी। तो 10 लाख की जगह सरकार ले रही है, 5 लाख की जगह सरकार ले रही है 5 करोड़। 8 लाख 10 लाख की फीस जहां से होती थी जिन दुकानों की पहले लाइसेंस फीस, आज उनकी 10-10 करोड़ लाइसेंस फीस हो गई। एवरेज निकालोगे तो आप, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं। सरकार जहां से पहले
10 लाख रुपए लेती थी वहां से 5 करोड़ मिल रहे हैं, जहां से 8 लाख रुपए लेती थी वहां से आज 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। ये पहला ऐसा भ्रष्टाचार है जहां जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं डला, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, बोले भ्रष्टाचार हो गया। हवा में चल रहा है एकदम। मैंने इसीलिए कहा धूल में लठ मार रहे हैं, सारी झूठी एफआईआर कर रखी है। जब इनसे टीवी पे बैठो, ये बैठते हैं रोज, कुछ लोग इधर से भी जाते हैं उधर से भी, इनके भी बैठते हैं, पूछो कितने का भ्रष्टाचार हुआ, एक बोलेगा जी 8,000 करोड़ का हो गया, दूसरा बोलेगा जी 10,000 करोड़ का हो गया, तीसरा बोलेगा जी 1100 करोड़ का हो गया, चौथा बोलेगा जी 144 करोड़ का हो गया, पांचवा बोलेगा 150 करोड़ का हो गया। फिर बोलेंगे जी नहीं एफआईआर में तो क्या लिखा, एफआईआर में बोले जी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई बैंक से ट्रांसफर किया, वो 1 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अरे यार पहले तय तो कर लो अपने दफ्तर में बैठ के। माना कि सीबीआई हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर बन गया है, पर तय तो करके दे दो उसको कि तुम्हारे एक नेता 10,000 करोड़ कह रहे, एक 8,000 करोड़ कह रहे। सारा झूठ है अध्यक्ष महोदय, सारा। जनता के ऊपर कोई बर्डन नहीं, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं, बल्कि सरकार की फीस कई कई गुना बढ़ा दी गई, और ऊपर से कह रहे भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। इन्होंने जब सीबीआई की रेड की तो उसके बाद चारों तरफ माहौल ये बनाया बस सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की और होने वाली है। मैंने कहा सीबीआई कुछ पकड़ नहीं पाई तो भाई जिस घर में से सीबीआई कुछ नहीं ढूंढ पाई, ईडी क्या ढूंढ लेगी? हो सकता है ईडी के पास कोई और एक्सपर्टीज हो। भाई मेरे गद्दे खंगाल लिए, मेरे बेड का वो ढक्कन खोल खोल के खंगाल लिए, मेरे कपड़े पैक करके सर्दियों के रखे हुए थे वो खोल खोल के देख के जैकेट वापस से पैक कर दी। अब सीबीआई उसमें से कुछ नहीं ढूंढ पाई। जैकेट वाले उसी बैग में से, स्वेटर वाले, लाल स्वेटर वाला बैग है वो मेरा, लाल स्वेटर वाले बैग में से जिसमें से सीबीआई खोल खोल के कुछ नहीं ढूंढ पाई। ईडी क्या ढूंढ लेगी मुझे समझ नहीं आया, पर बोले जी ईडी की भी रेड होगी। मैंने को भी करवा लो भाई, ईडी की भी रेड देख लेंगे। अब ये सीबीआई की रेड और ईडी की रेड का इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया, इतना चारों तरफ से कि बस सीबीआई तो हो गई, अभी ईडी होगी। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इनको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है। भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। मैंने कहा मैं क्यों चला जाऊं भाई, जब मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। आज नहीं तो कल अदालत में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे इस देश की अदालतों पे भरोसा है, न्याय करेंगी। तुम लोग जितना भी सीबीआई का दुरुपयोग कर लो, ईडी का दुरुपयोग कर लो, फिर पहले भी करते थे फिर कर लो, पर मैं तो कोर्ट से छूट जाऊंगा। इसके लिए मुझे केजरीवाल जी का साथ छोड़ने की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत ही नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं किया। तो बोले नहीं नहीं आप समझो इस बात को मनीष भाई, सीबीआई और ईडी के रेड तो खत्म कराने की बात है ही है, हमें भी पता है ईमानदार हो छूट जाओगे, लेकिन देखो मौका है, एक बार बात कर लो विधायक साथियों से, देख लो कितने विधायक हैं आपके साथ, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। बोले जी कितने तोड़ सकते हो? मैंने कहा पहले तो मुझे खुद को तोड़ना पड़ेगा, मैं खुद टूटने को तैयार नहीं हूं, मैं अपने साथियों के बारे में क्या करूं? जो खुद टूटने को तैयार नहीं है वो दूसरों को क्यों तोड़ेगा? मैंने उनको कहा यार देखो मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया था, मैं यहाँ पे ये पदों पे बैठने नहीं आया था, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगा था, कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे। सारे लोग ऐसे ही है, देश का कुछ अच्छा कर रहे हैं, चलो लग जाओ। उन्होंने कहा जी पार्टी बनानी है, पार्टी बना ली। उन्होंने कहा चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ गए। उन्होंने कहा सरकार बनानी है, सरकार बना ली। आज खुश है हम इस बात से लेके कि भाई आज हम ऐसी सरकार में हैं जो देश में पहली बार एजुकेशन पे काम कर रही है। आज हमें गर्व है इस बात पे कि हेल्थ पे काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। तुम्हारी सारी इनकी सीबीआई वीबीआई कहीं कुछ लाती है तो तुरंत फोटो खींचती है, देखो ये नोट की। मेरे घर से क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब मेरे स्वेटर की सजा के फोटो खींचते तो सीबीआई बना के उससे ईडी वाले आएंगे, उसकी ईडी बना के खींच लेंगे, एक लाल इधर रख देंगे, नीला इधर रख देंगे, हरा इधर रख देंगे, ई लिख देंगे, उससे यही करेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? तुम कर लो, क्या करोगे? मैं यहां इन पदों पे बैठने नहीं आया, मैं आया हूं एजुकेशन बदलने।
मैं आया हूं कि इस देश के हर बच्चे को, मैं आया हूं यहां पे एक सपना लेके, अध्यक्ष महोदय, बात मैं रखना चाहता हूं सदन में। मैं यहां आया हूं राजनीति में, मैंने अरविंद केजरीवाल जी का साथ इसलिए देना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस बात को सच करके दिखा सकते हैं कि आज हमारे देश में 6 साल जो एवरेज एजुकेशन मिल रही है एक बच्चे को, इसको 14 साल लेके जाना है, 15 साल लेके जाना है, और ये केवल केजरीवाल जी कर सकते हैं। आज हमारे देश में जो ये एजुकेशन के नाम पे, इन सब के नाम पे प्राइवेट स्कूलों की मोटी मोटी फीस चलती है ना, इसको केवल अरविंद केजरीवाल जी रोक सकते हैं। इसलिए आया हूं मैं, और ये काम तो हम करते रहेंगे, टूटने वाले नहीं है। मैंने तो बता दिया, बाकी साथी अपना बता देंगे कि किसी के पास कुछ मैंने सुना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी इन लोगों की। मैंने तो यही कहा, भाई मुझे किसी को तोड़ने से पहले खुद को तोड़ना पड़ेगा, और मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, बाकी सब छोड़ दो। तो मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की जनता ने जिसे इतने सम्मान के साथ, प्यार के साथ चुन के यहाँ इस सदन में काम करने के लिए भेजा है, उसको गिराने की बहुत बड़ी साजिश है। बहुत बड़ी साजिश इस बात की है कि दिल्ली की जनता को अनपढ़ रखा जाए। पूरे देश से जो आके झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में, गरीब कॉलोनियों में आके लोग रह रहे हैं, उनके बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, उनको पढ़ने ना दिया जाए, ताकि वो इनकी गुंडागिरी के काम आ सकें। अगर वो पढ़ लिख गए तो इनकी गुंडागिरी के काम नहीं आएंगे। मैं सदन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ध्यान से सुना। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मुझे उम्मीद है कि सदन यहां से पूरे दिल्ली के लोगों को एक भरोसा देगा, और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, अपनी तरफ से दिल्ली के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपके वोट की ताकत से आए हैं, आपने हमें खरीद लिया, अब दुनिया की कोई ताकत हमें खरीद नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतुराज झा जी।